अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज वफाकी हुकूमत माली साल 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। ये बजट क्या कुछ नया लेके आएगा? क्या अवामी उमंगों के मुताबिक होगा? और इसमें क्या कोई रिलीफ का सामान होता हुआ नजर आएगा या नहीं? इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें तो बहुत ही खास मेहमान मैं तारुफ कराता चलूँ, जहांगीर सैयद साहब जो कि एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माशी सूरत हाल के ऊपर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, और साथ में हमारे साथ मईशतदान जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब भी होंगे। मैं अपने दोनों मेहमानों की तरफ गुफ्तगू का मजीद आगाज करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ आदाद शुमार है वो आपके सामने पहले पेश कर दिए जाएं। आइंदा माली साल 17,000 अरब रुपए का वफाकी बजट जो पेश किया जा रहा है, उसमें महंगाई का तनासुब बजट तनख्वाह के हिसाब से पेंशन की इजाफे की तजवीज भी दी गई है। तमाम सैलरी स्लैब में तकरीबन 2.5% तक कटौती के इम्कान भी इसमें बताए जा रहे हैं। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी इसमें शामिल किए जाएंगे, जबकि पेट्रोलियम लेवी की कीमत में 100 रुपए तक टैक्स ऐड किया जाएगा। पेट्रोलियम और डीजल नकद खरीदने के ऊपर डिस्काउंट होगा, जबकि क्रेडिट और डेबिट कार्ड खरीदने नकद खरीदने पे ओवर प्राइस होगा, जबकि डेबिट क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड को हुकूमत फरोग देना चाहती है। गवर्नमेंट का ख्याल है कि जो डिजिटल बैंकिंग चैनल है, जितना उसको फाल करेंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स रेशियो है वो बेहतर हो सकता है। नॉन फाइनेंस के लिए बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी बरकरार रखी जा रही है, जबकि 50,000 रुपए से ज्यादा निकलवाने पर होल्डिंग टैक्स की शरह है उसको आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। 0.6% से बढ़ाकर 12% तक करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा तनख्वाहदार तबके के लिए भी इस हवाले से जो बात की जा रही है कि 400 अरब रुपए का जो इस पूरे खजाने में जो बजट कलेक्शन होती है उसमें कंट्रीब्यूट खुद वजीर आजम साहब करें। वजीर आजम साहब ने भी कहा कि इस अरसे में पाकिस्तानियों के लिए ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां से हम टेक ऑफ कर सकते हैं। ये जो सूरत हाल इसको गुफ्तगू करेंगे। जहांगीर साहब, ये जो सारा बजट का माहौल नजर आ रहा है, जो आदाद शुमार नजर आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट को लेके जो पेश किया जा रहा है इस वक्त असेंबली के अंदर? लेकिन बड़ा अमेजिंग, सरप्राइजिंग, वंडरफुल बजट है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि इसकी ताने बाने किस तरह है। अब आप ये देखें कि हम इंसानों की मर्दमशुमारी नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने भैंसों की, गाय की, इसकी उसकी तो पैरामीटर्स तो बताएं, ये सब कुछ करके आ रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल दी थी मैंने आपको। अब उसके बाद ये है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए ये रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पहले जो है 30% जो है वो तनख्वाह बढ़ी थी। अब आप जो है वो 10%, वो भी ड्रामेटिकली, उसमें पहले 6 की और फिर 10 हो गई। और वो लोग बेचारे ये खुश हो गए होंगे जो बहुत मलूल थे कि इतने से पैसे हमारे बढ़े हैं। और पेंशन वालों को 7% बढ़ाई गई है। ये तो ये है कि जो ऐसा लगता है कि जो कॉस्मेटिक सूरत हाल इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, अपना चेहरा बनाया था प्रोपेगेंडे के जरिए, वो सब धुलता हुआ नजर आ रहा है। जी, आप क्या कहेंगे? अली, ये मैं आपसे भी चाहूंगा कि इसके ऊपर आप ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि हमने बड़े मुश्किल हालात में मीशत को संभाल लिया, अब टेक ऑफ की बारी है और अब हमें मिलकर टेक ऑफ करना होगा। तो वजीर आजम साहब का ये जो स्टेटमेंट है इसको आप किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? देखिए, बात जहाँ तक के है, अगर एनालिटिकल व्यू देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंसेस की बेसिस के ऊपर और नेक्स्ट 5 ईयर प्रेडिक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं इन चीज़ों को लेके, तो नो डाउट इंटरनेशनल इकोनॉमीज के सिनेरियो के तहत पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर स्लाइटली सा प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। मैं एक बड़े लेवल में बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो आदाद शुमार या डॉक्यूमेंटेड नंबर्स होते हैं जिसके अंदर आपका पॉलिसी रेट का कम होना, साथ साथ इन्फ्लेशन का कम होना पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद को लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सारा क्रेडिट लेके जा रही है कि हम पॉलिसी रेट को कम कर रहे हैं। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट सिनेरियो जो है फरोग दिया जा सकता है पाकिस्तान में, और साथ ही साथ जो है वो दूसरे एंगल्स के ऊपर जो है डेवलपमेंटल, यानी आप देखें कि सीपीआई के अंदर काफी फर्क आ रहा है। बात जहाँ तक साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जहाँ पे कॉन्सेंसस डेवलप नहीं है आपकी पॉपुलेशन का, वहाँ पे आप जब इन फिगर्स को लेके आते हैं तो ये फिगर्स जो है वो बेमानी हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट जब देखा जाता है, देखिए आपने बड़ी अच्छी हमारे जहांगीर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, जहांगीर साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी अली। जी जी जी। इसी तरीके से जब ये कि चूंकि पाकिस्तान इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड बैग है पाकिस्तान इकोनॉमी, मतलब आप इसको कहते हैं कि देखिए टैक्स के अंदर ये बात रिवील की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाना, तो ये अल्टीमेटली एक, अगर हम इसको क्रिटिकल लफ्जों में बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ब्लैक इकोनॉमी
पैरेलल चल रही है आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के। ठीक है। जब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और ब्लैक जी, इकोनॉमी जी। पैरेलल चल रही होती है, तो जो नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल जहांगीर सैयद साहब की बात सही है कि आप उन नंबर की बेसिस के ऊपर कुछ प्रोक्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज के ऊपर, बट उनकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट एक क्रेडिट लेती है, और उन क्रेडिट्स के ऊपर अगर हम अल्टीमेट इम्पैक्ट्स देखते हैं तो आज भी हम जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, ठीक है हमने डॉलर को स्टेबलाइज, अपने रुपी को थोड़ा सा स्टेबलाइज किया 278 के ऊपर काफी अरसे तक, अब राइट नाउ वो फिर स्ट्रेच्ड आउट करता हुआ जा रहा है 282 रुपीज के ऊपर। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी जो क्रिएट होती है गवर्नमेंट के अंदर, ये एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी ला सकती है। तो ऑल इन ऑल अली मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो गवर्नमेंट इस वक्त दावा कर रही है कि सब कुछ अच्छा है, जी, जी। सब बेहतर हो गया, क्या ये दावा दुरुस्त है? मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए दावा, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर हम डॉक्यूमेंटेड सिनेरियो को देखते हैं उसके अंदर तो इनका दावा कदरे बेहतर 2 ही पैरामीटर्स को लेके बात करते हैं, क्योंकि जब भी मईशत दाम की बात कर रहा होता है तो वो एक इन्फ्लेशन रेट और एक पॉलिसी रेट को लेके बात कर रहा होता है। इसके अलावा वो जिस तरीके से डॉक्टर का प्रेस्क्राइब कर रहा होता है कोई मेडिसिन, तो वो अपने PMDC को ही देखते हुए प्रेस्क्राइब कर रहा होता है, रिलेवेंट क्या उससे हट के कोई चीज बात नहीं करेगा। तो उस पेश नजर देखा जाए तो ये दावा इनका काफी हद तक दुरुस्त है, मगर जब ओवरऑल इकोनॉमी को देखा जाए तो उसके अंदर ये सिनेरियो जो है वो कदरे डाइल्यूट होता हुआ दिखता है, जिसकी बेसिस मतलब आप कह रहे हैं जो फिगर्स पेश किए जा रहे हैं उसकी दुरुस्त है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी उससे ये तकरीबन तसादुम है। जहांगीर साहब, मैं ये चाहूंगा इसके ऊपर आप भी जरा कमेंट कीजिएगा कि ये जो गवर्नमेंट जो तासुर दे रही है ये सब अच्छा है। आपने बिल्कुल सही, मैं चाह भी ये रहा हूँ। उस्मानी ने इतनी अच्छी पिक्चर पोर्ट्रेट की है और भी बताया है, दोनों पहलुओं हैं, टेक्निकल बातें भी की हैं, उसके सिनारियो को भी देखा है, उसके नताइज जो आ सकते हैं उसका भी इम्कानी जायजा लिया है। तो यहाँ तो एक फायदा ये हो गया कि हम अंदरूनी तौर पर जो टेक्निकल बातें हैं उसको डिस्कस में ला पा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, उस्मानी ने एक बात कही है कि 5 साल में जो हमारी जो इंटरनेशनल इकनॉमी है उसके मुताबिक जो है वो हमें तरक्की करनी चाहिए। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर में देख रहा था उसमें वही कि कंटिन्यूसली कॉन्सिक्वेंटली जो 3 साल है ये डिट्रॉइंग है, नीचे गिरते पे हैं, कोई भी जो है तरक्की नजर नहीं आ रही। अगर आपने इंजेक्ट की गया, आपके पास सरमाया बाहर से आया है और आपने जश्न मनाना शुरू कर दिया, आप कह रहे हैं कि आप अपने फुटिंग स्टेप पे आ गए हैं, ये सारी चीजें ऐसी लगती है कि ख्वाब आप भी देखते हैं और कौम को भी आप वही दिखाना चाहते हैं। अगर हम फिर ना भी शक करें तो आपकी जो है आपके काम को देख के यही कहा जा सकता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कौन मुशीर है आपके, कौन। अब इसाक डार की बात कर रहे हैं, वो साइंसदान नहीं है, वो इकोनॉमिक तो आप खुद ही कहते हैं अपने आप को, वो साइंटिस्ट की तरह है। अब साइंटिस्ट भी हैं, इनका इतना तजर्बा भी है। अभी आप ये देखेंगे इनको कोई समझ में नहीं आ रहा कि अगर ठीक है इन्होंने जो है वो रेट शरह सूद इन्होंने बढ़ाए, वो घटाई है, तो इससे क्या कर्जे लेने वालों में और क्या उसमें बढ़ोतरी आई है? नताइज तो आप देखें, क्यों ये सारे सख्त कर देते हैं। ये जो निजी बैंक है ये कर्जे ले जाते हैं, ये कर्जे हमको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट से इतना प्रॉफिट ले लेते हैं कि इनको बैरूनी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में देने के लिए इनको जरूरत ही नहीं है। अब ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने तेरा सूद घटा दिए, आधी कर दिए, तो महंगाई भी कम हो गई है और जो है हमारी ट्रेडिंग भी बढ़ गई है, अब हमें तरक्की की बस ऐसे नजर आते हैं। एक तो आम आदमी जो जायजा लेता है, जब सूरत हाल पे हम लोग सिर्फ नजर ही तो रख पाते हैं, तो उनको ये नजर आ रहा है कि कितने खिला मौजूद है जिसको भरना बहुत जरूरी है, वरना खुदा ना करे आने वाले सालों में ऐसा ना हो कि हम वहीं खड़े हुए हों जहां जो है वो हम IMF में जाने से पहले थे। जहांगीर साहब, मैं चाहूंगा, एक सवाल यहाँ पे बहुत किया जा रहा है जो तनख्वाहदार तबका है, मैं चाहूंगा जरा पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं अली की तरफ जाऊंगा कि इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तनख्वाहदार तबके के हवाले से कहा यह जा रहा है कि 2.5% तक की की जाएगी जो टैक्स की शरह है। ये बात भी कही गई कि जो लाख रुपए तक की जो लोगों की माहाना तनख्वाह है उनके ऊपर टैक्स दाखिल है, लेकिन उसके ऊपर IMF शायद राजी नहीं हो सका। IMF ने इस बार कड़ा इक़दाम करने का कहा, सख्त बजट का कहा, लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस कर दिए गए, सरकारी इमारत के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए गए।
तो तनख्वाहदार तबके को जब रिलीफ की बात आती है तो वहां पे IMF की शराइत आ जाती हैं, लेकिन जब अपने मामलात होते हैं तो वहां पे सब सही है। ये आप ये देखें, बड़ी दिलचस्प बात देखें, ये जो अभी कुर्बानी है ना, तो इसलिए जल्दी से लोगों को समझ में आएगा, ये कुर्बानी का बकरा इन्होंने पकड़ा हुआ है, और सारी छुरियां जो है, जो कुर्बानी का जो सवाब लेना चाहते हैं, वो इस तनख्वाहदार तबके से लेना चाहते हैं। अब आप ये बताइए कि आपने उनकी तनख्वाह 10% बढ़ाई है, और 10% बढ़ाने के बाद उनका टैक्सेशन में जो है हम आपको छूट देंगे। टैक्सेशन में छूट उनकी है क्या? वो तो वैसे ही स्लैब के अंदर आते हैं, ज्यादातर तबका जाता है, और उनको आपने दबाने के लिए आप उनके स्लैब में जब आएंगे तो आप तो उनको छूट देंगे ना, तो वो तो बड़ा तबके को आप छूट दे देंगे जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें। गरीबों की बात करें ना, अब आप ये कि अगर वो पेट्रोल लें, जी आपकी आवाज नहीं जहांगीर साहब बोले, क्लियर नहीं आ रही है। जहांगीर साहब आप बोले। जी आप जी मैं कह रहा हूँ, अब ये देखें तनख्वाहदार तबके के लिए इन्होंने ये भी किया है कि कई चीजें ऐसी रखी हैं, इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि इनपुट आप दे रहे हो तो आउटपुट उसका क्या निकल रहा है, उस पर महंगाई निकल रही है। अभी बातें हो रही हैं कि ये महंगाई अभी आप सितंबर में देखिएगा कैसे तूफान आने वाला है, इसमें कौन पिसेगा? आप तनख्वाहदार तबके का मतलब है गरीब तबके का एक बड़ा हिस्सा, और बड़े बड़े ग्रेड 22, 17 ये वो जो है, इनके पास और भी मीन्स होते हैं, जायज नाजायज जिसको कहा जाता है, उनके पास तो बहुत सारे जराए होते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई खातर का काम नहीं हो रहा ना जहांगीर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, काम नहीं हो रहा, बाकायदा काम हो रहा है, लेकिन इन्हें जुबा करने का काम हो रहा है। इनसे इनको जो मैं अली मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी कमेंट कर दें, तो है तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप भी कमेंट कर दें, क्योंकि ये सैलरीड क्लास एक बड़ा इशू है पाकिस्तान की आबादी का। लोगों की तनख्वाह उतनी नहीं जितना टैक्स चला जाता है, और जो बात की गई थी कि आपको रिलीफ मिलना चाहिए तनख्वाहदार तबके को, वो रिलीफ मिलता भी नजर नहीं आ रहा। जी देखिए, बात ये है कि अभी रिसेंटली जो मेरे पास अपडेट्स हैं वो था कि 83,000 रुपीज़ के ऊपर टैक्स, 83,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी के साथ जो है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा जाएगा। तो मुझे ज़रा अपडेट करें कि अगर IMF अभी 50,000 के ऊपर एग्री हुआ है, अब लेस देन 1 लाख रुपीस, लेस देन 1 लाख रुपीस। अब ये पूरी की सिचुएशन ये आती है कि अगर आप ये देखें कि तनख्वाहदार तबका जो कि एक बहुत बड़ा समझ लें आपकी एक क्लास, उसको जैसे कि जहांगीर साहब ने कही, एक बहुत बड़ी क्लास उसमें फॉल करती है। एक तो इंडस्ट्रियल तबका को तो आप वैसे ही डेप्राइव किए हुए हैं, 5.5% के ऊपर आपने पॉलिसी रेट रखा तो है, मगर क्या ये फिजिबल सिनेरियो है कि जब वो जाएगा मार्केट में इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर काम करने के लिए, जो उसको अप्रोक्सीमेटली जब वो बोरोइंग करेगा तो 14% के अराउंड उसको कॉस्ट पड़ती है। अगर 14% के अराउंड उसको पड़ती है, आपका जीडीपी ग्रोथ इतना लो है, तो वो तबका तो ऑलरेडी जो है वो डिप्राइव्ड हो चुका है, वो मजबूरी में चल रहा है, इसलिए वो टैक्स दे रहा है। आई रिपीट कि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 70% जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की मेरा अपना ओपिनियन है कि वो मजबूरी में चल रहा है, तो वो टैक्स दे रहा है, उसके पास कोई एवेन्यू नहीं है अपने आप को ग्रो करने का। वो तो प्रीपेड टैक्स है ना, बेसिकली सैलरी के डे से पहले उसका टैक्स डिडक्ट हो चुका होता है। तनख्वाहदार तबके पे, तनख्वाहदार तबका एक वो तबका है जिसके जरिए आप एक ह्यूज चंक ऑफ मनी आप गैदर कर सकते हैं, और यही वो तबका है जिसको आप टैक्स नेट पे लाके नंबर ऑफ फाइदर्स बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप उनको बेनिफिट्स नहीं देंगे और साथ साथ उनके कंजम्पशन के ऊपर आप 1 लाख या 1.25 लाख रुपए तनख्वाह को आप टैक्स एक्सेम्पशन कर देते, और ये करते कि अगर ये जितनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उसके ऊपर उनको 1%, 0.5% करीब छूट मिलनी चाहिए। तो एक होता है कि आपकी इकोनॉमी ड्रिवन भी होने लगती और उसको अपना पैसा सिक्योर भी होने लगता है, क्योंकि एक बड़ा आसान हल ये नहीं था, एक बड़ा आसान हल ये नहीं था कि जो लोग टैक्स फाइलर हैं उनके लिए कम से कम अक्रॉस पाकिस्तान एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, या उनके लिए एजुकेशन में कोई अलाउंस होना चाहिए था। अगर इस तरह के इकदाम करे गवर्नमेंट तो कोई क्यों टैक्स फाइलर नहीं होगा? ये तो सवाल बड़ा आसान है। देखिए, बात ये तो आप तो बहुत आगे चले गए ना, अभी तो ये निकल ही नहीं रहे कि हमें खींचना कहाँ से। ये तो उस वक्त की बात की जाएगी जब आप डेवलपमेंटल इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे कि हमें सोल्यूशन कहाँ बनाना है। अभी सोल्यूशन की बात नहीं हो रही, अभी आता है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है।
राइट। देखिए, आप जब बजट बना रहे हैं, इस बजट का एक एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर की बेसिस पे नो डाउट आपने रेवेन्यू कलेक्शन करनी होती है। सही। ये दो पैरामीटर्स होते हैं, मगर हम जो है अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, हमारे अंदर अगर इन दो ही पैरामीटर्स के एक्सट्रीम्स पे जाके बैठेंगे तो कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा और हम आके कहीं ना कहीं स्टक होंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं ये उस वक्त होती है कि जब गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने के मोड में होती है। अभी वो चाह रही है कि अगर मैंने इस तनख्वाहदार तबके को फंसाया नहीं या मैंने उसको टैक्स नेट में ला के उससे बेनिफिट वसूल करना शुरू नहीं किए, तो फिर ये मेरे लिए एक बड़ा डेप्रीवेशन हो जाएगा टैक्स के अंदर, जबकि वो लेट्स सपोज फॉर लेकिन लेकिन अली, मुझे एक बात बता, अभी हमने देखा लाइव स्टॉक के ऊपर भी काफी बहस हुई, ईद का था, करोड़ों रुपए के जानवर कुर्बान किए एक एक आदमी ने, अरबों रुपए का कारोबार हुआ, उसके ऊपर हमने देखा कि सारी जो ट्रांजेक्शन थी वो कैश थी। हर बार ये बात होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका इतना बड़ा है, उसके ऊपर आज भी जो सूबे हैं वो तहफुजात उनके सामने आ रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स हो। हालांकि IMF काफी अरसे से कह रहा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स होना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देखती है? क्या मसला है? गवर्नमेंट की वजूहत क्या है? चल, एग्रीकल्चर के ऊपर तो आपको जहांगीर सैयद साहब एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो उन्होंने डिस्कस करना है, तो मैं जरा इस पर डिस्कशन वो नहीं करूंगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी एग्री बेस इकोनॉमी है। 65% आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और उसके ऊपर आज तक कि आपने कभी उस इकोनॉमी को आपने टैक्स नेट में लाई नहीं। वो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो डेफिनेटली मुझसे ज्यादा बेहतर आपको जहांगीर सैयद साहब बता देंगे पॉलिटिकल डिसीजन के ऊपर। मैं आपको इसका एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस बताता हूँ कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो या तो मतलब या तो फीडिंग इंडस्ट्री जो ये इनकी फीड्स बनाती हैं या फिर मेडिसिन बनाती हैं, वेटरनरी मेडिसिन, ठीक है। अब वेटनरी मेडिसिन के अंदर डेफिनेटली उससे चाहे वो कोई भी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, वो अगर वो बनाती है वेटनरी मेडिसिन तो उसको अपना प्रोडक्ट जाके बेचना इन्हीं फार्मर्स को होता है। ये अभी मेरी प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अब फार्मर्स को बेचना होता है, मतलब 10,000 काउज हैं, उनकी मेडिसिन जा रही है और सारी चीजें, उनकी खाद जा रही है, यूरिया कंपनीज उनको खाद प्रोवाइड कर रही है, नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल बल्कि फर्टिलाइजर सेक्टर भी। अब उन कंपनीज को भी प्रेशर आता है, वो ये आता है कि जब पेमेंट कलेक्ट करने जा रहे हैं तो अब वो सामने वाला बंदा तो वो तो उसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, अब वो नॉन फाइलर है। अब एक बहुत बड़ा तजाद कंपनी के ऊपर नोटिस सर्व कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आपने नॉन फाइलर के साथ काम कैसे किया। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये सवाल आपने पूछना चाहिए कि भाई वो अगर नॉन फाइलर है तो आपने उस सेक्टर को फाइलर बनाने के लिए आपने क्या इकदाम किए। अब कंपनी अगर उसको फाइलर बनाने के चक्कर में करती है तो अपना एक तकरीबन 25 to 30% रेवेन्यू अपना सेक्रीफाइस कर देती है। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि हम डेवलपमेंटल इकोनॉमी के अंदर है, हमें फैसिलिटेशन के ऊपर पहले जाना चाहिए। पॉइंट टेकन अली, ये पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगा जहांगीर साहब इसके ऊपर जरूर ऐड करें। जहांगीर साहब, ये जो सवाल तो फिर यही है ना कि वो जो टैक्स दे रहा है उससे निचोड़े जाओ और जो नहीं दे रहा उसको कोई नहीं पूछने वाला उससे। फिर सूबाई हुकूमतें भी तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, वफाकी हुकूमत भी तहफ़्फ़ुज़ देती है। देखें आप वेन्यू देखिए कि इन्होंने कैसे कैसे खोल रखी और कितनी ये एक खास तबके को क्या क्या आसानियां देना चाहते हैं। मसला ये है कि अगर इन्होंने नॉन फाइलर जब रखा है तो इसका मतलब ये है कि अब फाइलिंग की जरूरत नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन तक जा रहे हैं और पूरा विंडो क्या पूरा दरवाजा खोल रखा है कि आप जो है वो देते रहें, आप वो एक हिसाब से कटते रहें और कंबाइंड इनकम होती है, कई जराए से आती है और आप एक जगह अगर आप 10 जगह रख ले और इंडस्ट्रामों से रख ले तो आप कुछ भी नहीं हो आपका होने का। ये अभी आप कोई उस्मानी इशारा कर रहे थे कि ज़राअत का मसला जो है, ज़राअत का मसला है सिर्फ आप गंदुम से जो नुकसान हुआ है 5,000 अरब रुपए का जी। ये बड़ी हैरत अंगेज है। क्या शायद मैं फिगर सही कह पा रहा हूँ, लेकिन ये है इतना बड़ा। अब जब आपकी पॉलिसी है ना, वो कहते हैं आपने गंदुम नहीं उगी, अब गंदुम उगने का जिम्मेदार कौन है? कि आप पॉलिसी मेकर है ना, आपने अभी साबित तो ये हो रहा है कि आपने ज़राअत में कुछ डाला ही नहीं, हिस्सा ही नहीं डाला, उनके कीमतें जो है इतनी कम रखी कि आज ये असर हो गया। अबे आपकी ये सोच कहाँ है, आपका तजर्बा कहाँ है? आप 30 साल से मुख्तलिफ चेहरे बदल के आते हैं और हमारी ये हालत है कि इक्तिसादी आज ज़राअत पे पहला साल है ये जिसमें पैदावार में इसको नुकसान हुआ है और हम एक ज़राई मुल्क है, 70% हमारी ज़राअत हमें सपोर्ट करती थी और आज ये जो हो गई है, क़ुव्वत खरीद भी खत्म हो गई है। आपने जो है अजनास, आपने ग़िज़ा सारी चीजें ले ली हैं। अब आप देखें फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री पे कितना फर्क पड़ेगा।
जब आप फूड की जिस चीज से बनती है वही प्रोड्यूस नहीं हो पाई। हर तरफ से नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। ये एक लहजे में बोल देते हैं कि ये हुआ नहीं, जिम्मेदारी है। ये हीनियस जो है वो आपकी गफलत है, गफलत मुजरिमाना है। इसकी सजा कौन देगा, किसको मिलेगी ये सजा? सिर्फ आप कहानी सुनाने के लिए आते जहांगीर हैं। साहब, जहांगीर साहब योर पॉइंट टेकन, बट एक मेरा कंसर्न है, मैं चाहूंगा जरा अली इसके ऊपर आप कमेंट करें। ओवर द ईयर हम देख रहे थे गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि डॉलर कम से कम बाहर जाए, इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि प्रेशर कम हो, डिस्करेज भी किया बहुत ज्यादा इंपोर्ट को। अब ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को मुकम्मल शिफ्ट कर दिया और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट रास्ता खोलने जा रही है। अगर ये रास्ता खुल जाता है तो उसके ऊपर रुपये के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर, डॉलर कितना इस पर इफेक्ट करेगा? देखिए, अल्टीमेटली बात तो ये है कि ये सारे सिचुएशन के पीछे गवर्नमेंट की एक फेलियर डिफाइन हो रहा है कि जब आपने अगर इंपोर्ट के ऊपर लेट सपोज बहुत जगहों पे एम्बार्गो लगाया है, आपने रुकी है इंपोर्ट्स, पाकिस्तान में इंपोर्ट्स करने के ऊपर पाबंदी है, तो क्या आपकी लोकल इंडस्ट्रीज, इस लोकल इंडस्ट्री को आपने फरोग दिया? देखिए, कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के अंदर। आप कभी भी ऐसे बात नहीं कर रहे होते कि एक चीज का क्या सिंगुलर इम्पैक्ट है। इकोनॉमी के अंदर हमेशा ट्विन साइड इम्पैक्ट्स होते हैं। यानी अगर आप इंपोर्ट बैन करने जा रहे हैं, इसका सब्सिक्वेंट मतलब ये होता है कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को जो है प्रॉस्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग है तो पाकिस्तान से बाहर इंपोर्ट नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप इंपोर्ट बैन कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर उस बिजनेस को फरोग देने के बजाय उस बिजनेस को मजीद टैक्स कर रहे हैं, तो इससे तो ये अंदिया होता है ना कि अभी आपने 6 महीने 7 महीने के लिए आपने इंपोर्ट रोक दी, मगर अल्टीमेटली जब आप 6-7 महीने के बाद उस इंपोर्ट को खोलेंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएटेड होगी, जिसकी वजह से आपकी करेंसी एप्रिसिएशन है, करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होगी। और आईएमएफ का जो टारगेट है कि 300 रुपए का डॉलर लेके जाना, जो कि शराफत से हम नहीं ले जा सकते थे, वो उस तरीके से वो टारगेट मीट होता हुआ दिखाई देगा आपको 320 रुपए का। तो ये अगर हम ग्रेजुअली इसको रख रहे होते और इंडस्ट्री को फरोग दे रहे होते तो फिर तो हमारी चीजें बहुत बेहतर होती। तो ये एक टॉम एंड जेरी का गेम खेल या कुछ भी कर कि हम एक एंड क्यों बात कर रहे होते हैं, ट्विन कॉन्सिक्वेंसेस के क्यों बात नहीं कर रहे होते। इकोनॉमी हमेशा ट्विन कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर चल रही होती है। लेट्स सपोज कि मैंने तनख्वाहदार तबके को अगर टैक्स नेट के अंदर से थोड़ा सा उसको रिलीफ दिया, तो दूसरे एंड के ऊपर उसकी कंजम्पशन इंक्रीज होनी चाहिए मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली उसके पास सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ ज्यादा होगी टैक्स कम देने की वजह से। तो इन चीजों के ऊपर हम आज तक डिबेट नहीं की और ना ही करना चाहते हैं। अभी जब यही बात करेंगे कि ये बजट खसारे में था, ये बजट अच्छा था, डिफेंस को तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपीस एलोकेट कर दिए गए, और उसके बाद जो है कर्जों की अदायगी के लिए 8 ट्रिलियन रुपीस, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 50% तो आपने प्री डिफाइन कर दिया है, एलोकेट कर दिया है बजट अपना। यानी 20 ट्रिलियन का जो बजट है उसके अंदर से 2.5 ट्रिलियन जो है वो आपने डिफेंस में खर्च कर दिए और 8 ट्रिलियन जो है वो आपने डेट सर्विंग में खर्च कर दिए। अब बचे तकरीबन 50%, यानी 10 ट्रिलियन के करीब आपके पास बजट बचा है। अब इन चीजों को मीट करने के लिए गवर्नमेंट पेंशन और अपनी सैलरी इंक्रीमेंट और बाकी अलाउंसेस अपने स्टाफ को दे रही है। तो दे डोंट हैव व्हाटसोएवर कंसर्न कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या। अब आप बताएं ना कि गवर्नमेंट ये कहती है कि सब अच्छा है, देखें स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है। ये आर्गुमेंट में कितना दम है? देखिए, ये आर्गुमेंट तकरीबन 2013-14 से चलता चला आ रहा है, जब मैंने थीसिस अपना लिखा था स्टॉक मार्केट के ऊपर और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, जिसमें ये कहा गया था कि ये स्टॉक मार्केट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बट फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज। आई अगेन से फॉर डेवलप्ड इकोनॉमी, फॉर पैरेलल इकोनॉमी, जो जीडीपी की रिफ्लेक्शन हो, जो पॉपुलेशन की रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली, मतलब जहां पे ठीक है ब्लैक इकोनॉमी चल रही हो, 5% 10% चल रही हो, 2% चल रही है तो समझ में आता है। जहां पे पैरेलल इकोनॉमीज चल रही होती है ना, तो उसके अंदर अब आपने देखा कि उसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर नंबर ऑफ इन्वेस्टर में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, मगर क्या हुआ कि फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर, मार्जिन फाइनेंस के अंदर जो ट्रेडिंग्स हो रही है उसके हैवी वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं आपको। उन हैवी वॉल्यूम्स के बाद आज इंडेक्स कहां से कहां पहुंच गया, मगर जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं जो कोलैप्स किए थे, जो थी उसकी वो नहीं है तो हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक है। जहांगीर साहब मैं चाहूंगा ये जरा बताएं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक तरफ नजर नहीं आ रही। कभी गवर्नमेंट इंपोर्ट को डिस्करेज करती है, तो यही गवर्नमेंट इंपोर्ट के लिए रिलैक्सेशन कर देती है। कभी ऑटो सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है कि नई कंपनीज आए, यहाँ प्लांट लगाएं। कभी इंपोर्ट के ऊपर आप रिलैक्स करके उन्हीं कंपनीज को जो आप जिनको बुला रहे होते हैं उनको आप डिस्करेज कर दें। अली, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप कमेंट करें ताकि जब जहांगीर साहब आए तो हम इसको रिज्यू कर सकें। क्या वजह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन नजर नहीं आ रही?
देखिए बात वही है कि जब आप इस खुशफहमी में रहेंगे ना कि मैं जो पॉलिसी बना रहा हूँ वो फाइनर्स और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के लिए बना रहा हूँ, डेफिनेटली बजट और डॉक्यूमेंटेशन तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज के लिए होता है ना। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज को तो आप कवर ही नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ उनको एक जाल बिछा के एक नेटवर्क के जरिए आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी सिम ब्लॉक करके, कभी उनके अगर वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं तो टैक्स बढ़ा के कर लेते हैं। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं वो पब्लिक जो है जिसको जब प्रॉपर्टी बेचनी होती है, हर वक्त तो हर कोई तो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, जब प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो वो अपना टैक्स फाइलर बना लेता है 5 इयर्स की फाइलिंग करके, बहुत अच्छा अगर कोई कंसल्टेंट उसको मिल जाए, या फिर अगर उसकी सिम ब्लॉक हो रही है तो फिर वो जाके वो कर लेता है, मगर वो सिम ब्लॉक के अंदर भी आपको एक इम्यूनिटी मिल गई कि वो अब गवर्नमेंट को अलाउ नहीं है इन चीजों के ऊपर। तो ये अगर आप एक खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि आप जो बजट बना रहे हैं वो एक ओवरऑल इकोनॉमी को मतलब देख रहे हैं आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को और उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, और जिसके अंदर जैसे कि अभी इन्होंने रखा हुआ है कि नॉन फाइलर से इतना रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा, यूट्यूबर से इतना कलेक्शन हो जाएगा, ऑल तो होना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात के 100% एग्री बीइंग अ पाकिस्तानी। मुझे एक चीज बता दें, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज भी तो नहीं कर रही ना। आप तो ये आप लोगों को कह रहे हैं कि बाय फोर्स आप फाइलर हो जाएं। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए कि वो इंसेंटिवाइज करे हेवीली लोग आगे वो टैक्स फाइलिंग। देखिए मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ ना कि लेट सपोज के गवर्नमेंट अगर ये तनख्वाहदार तबके को लेट सपोज के वो 1,25,000 1 लाख के तनख्वाह स्लैब कर देती, ठीक है, और उसको ये फैसिलिटेट करती कि अगर आप अपने बैंक की ट्रांजैक्शन के जरिए पेट्रोल डलवाएंगे तो आपको 0.5% छूट मिलेगी, ठीक है, या इस तरीके की आप अगर आप इससे अपने कार्ड के जरिए बिल पे करेंगे तो आपको तकरीबन 1% 2% के करीब आपको बिजली में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर छूट मिलेगी। आप ओवरऑल डिस्काउंट्स नहीं देते, मगर ये चीज करते, ये इंसेंटिव और फैसिलिटेशन की भी चीजें हमें नहीं दिखती गवर्नमेंट की तरफ से। अब मैं एज अ टैक्स फाइलर और उसके एक नॉन फाइलर के अंदर क्या फर्क है? अब इन्होंने एक इकदाम किया कि अगर कोई आप कैश में पेट्रोल डालेंगे तो वो ₹2 के सर करीब अब आपने एक एडिशनल देना नई टर्म भी ऐड हो गई अली, वो है लेट फाइलर्स। अब तो एक नई टर्म लेट भी ऐड कर दी। लेट देखिए वो अभी चूंकि अभी इस वक्त लर्च में है और इदारों को खुद भी नहीं पता कि उस लेट फाइलर को ट्रीट क्या करना है। आई अपोलोजाइज टू से दैट कि इसी तरीके से एक एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया था काफी कुछ अरसे पहले, जिसके अंदर जब चूंकि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज एससीसीपी के अंडर डोमेन आ रहा था, तो जब उसका टैक्स नेट आया तो समझ में नहीं आ रहा कॉर्पोरेट डोमेन में टैक्स काटे कि उसका पार्टनरशिप वाला डोमेन का टैक्स काटे। तो लॉ तो बन जाता है मगर उसकी जब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आती है तो एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। अब बात यहाँ पे यही है कि पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को टैकल कर सकती है, नो डाउट। चले थोड़ी देर के लिए हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर सलाहियत मौजूद है, और नहीं भी मौजूद है तो आईएमएफ डिक्टेट कर रहे हैं उनको। अब ₹100 का अगर आप पेट्रोलियम के ऊपर लेवी लगा देते हैं, अगर इस ₹100 की लेवी हटाते हैं, आप बहुत अच्छे कह रहे हैं ना, डेवलप्ड बजट है आपका, बहुत डेवलपिंग इकोनॉमी है, आपकी तो ₹100 इन्फ्लेशन पूरी खत्म हो जाती है। आप अगर ₹100 लेवी हटा दें तो आपके मुल्क की इन्फ्लेशन ये 5-6% से ऊपर नहीं होगी, और उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। आपके मुल्क की महंगाई कम हो जाएगी, आपकी जो सनती शोबे की पैदावार है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ओवरऑल, वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा चले ठीक है, आप जब तक ये पावर सेक्टर को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ की उसको जो फर्नेस ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं ना, ये अगर गवर्नमेंट चाहे, देखिए मैं मानता हूँ कि ठीक है, जो भी आप कहते हैं पॉलिटिशियंस को, चाहे वो XYZ कोई भी हो, उनके अंदर एक इतनी तो स्किल्स है कि चले वो 20 ईयर 30 ईयर्स 40 ईयर्स के जरिए वो गवर्नमेंट के अंदर रूल कर रहे हैं, मगर अगर ये मेच्योरिटी थोड़ी सी क्रिएट कर लें कि अगर हमको ये टैक्स नेट के अंदर लाना है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में लाना है, तो कानून के साथ या बजट मफरूजे के साथ एक पॉलिसी भी डेवलप होती है कुछ, उस पॉलिसी की फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है नेक्स्ट 5 ईयर्स की। हम तो सिर्फ अभी देख रहे हैं ये जैसे अगर आप बैंक से ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए से ऊपर निकालते हैं कैश में, तो उसके ऊपर क्या है 0.6 था, अब 1.2% आपने लगा दिया, ठीक है। आप एक सेट करके लोगों को लेके आ रहे हैं टैक्स नेट के अंदर। अब जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी तो एक गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर यानी पब्लिक के दरमियान। जितना बड़ा ये गैप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा उतनी ज्यादा एक बबल क्रिएट होगा, और जिस तरीके से जहांगीर साहब कह रहे हैं कि सितंबर तक के वी आर एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग माइट बिग हैपन, मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। देखिए ओवरनाइट बहुत कुछ चीजें तब्दील हुई है, तो मुझे भी ये डर है कि कहीं ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो कैश में काम कर रहा है। कितने लोग, मेरे ख्याल से 10% 20-25% लोग कार्ड से अपने ट्रांजेक्शंस करते होंगे या पेट्रोल डलवाते होंगे।
30% डलवाते होंगे, बाकी जो 70% एक मेजर चंक है वो एक प्रेशर आएगा और जो फाइनेंस बिल आएगा उसके अंदर सारे मफरूज़े वापसी दिए जा रहे होंगे। तो ऐसी चीजों के ऊपर हम क्यों काम करें? व्हाई डोंट वी मेक अ पॉलिसी, इंसेंटिव पॉलिसी भी बनाए साथ साथ। फिर टेक्सटाइल सेक्टर्स को, अच्छा फिर आप देखिए, मेरे को एक बात बताएं कि जो बजट आप कहते हैं कि आपका करंट अकाउंट खसारे से जो है वो सरप्लस में आ गया, ठीक है। अब सरप्लस में आने का मतलब ये है कि डॉलर इनफ्लो ज्यादा है आपके पास। जब डॉलर इनफ्लो ज्यादा है तो किसने डॉलर को रोक के रखा हुआ 282 के ऊपर? इसको तो 270 के ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे आपकी प्रोग्राम के अंदर मैंने काफी दफा मलिक बोस्तान जी, साहब को सुना है, बिल्कुल। वो जो कि 250 रुपए का प्रेडिक्ट कर चुके हैं आज से 3 साल पहले से। जी। तो वो तो रियल टाइम में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो मार्केट के बंदे हैं, उनको पता है अगर ये रियल टाइम के अंदर आ जाए तो क्या वाकई में ये खसारे से निकल के आपका सरप्लस में आ गया है? तो सवाल तो खुद ही गवर्नमेंट क्रिएट कर देती है ना अपने साथ, कि जो मैं बात कर रही हूँ उसके अंदर कितनी दोगली पॉलिसीज है।